हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिजनेस स्टडीज क्लास 12th है, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये इस चैप्टर का क्लास नंबर 2 है। जो इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास हुआ था हमारा, ये है वो चैप्टर। इसमें फर्स्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो शुरू होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के पीछे मेन हमारा मोटिव क्या होता है। इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करती है तो उसका मेन मकसद एक ही होता है। जानते हैं वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। कंपनी आजकल आप देखते होंगे कि कंपनी बहुत ज्यादा सोशल सर्विस में फोकस कर रही है, यानी जिसको सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR भी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो वो भी करने के पीछे उनका कहीं ना कहीं मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ताकि कि लोगों से सिंपैथी गेन करे और उससे फिर उनका सेल बढ़े और फिर प्रॉफिट कमाए, ठीक है। यानी कोई भी कंपनी का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो कंपनी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है तो उसका उसमें उसका क्या एम हो सकता है? उसका एम यही है कि कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कम है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। The primary aim of financial management is to maximize shareholders wealth. शेयर होल्डर वेल्थ कहने का मतलब ये जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है, जैसे कि आपको पता है, देखिए आगे क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक सेकंड। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। हम अभी मेनली बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में ऑनर कौन होता है? एक ही आदमी होता है जो बिजनेस चलाता है, वही मैनेज करेगा, वही पैसा लगाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। मालिक वही होता है। पार्टनरशिप के केस में मालिक कौन होता है? पार्टनर्स। लेकिन कंपनी के केस में उसके ऑनर यानी मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म्स में चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो हमारी पार्टनरशिप हो, और चाहे वो हमारी कंपनी हो, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसके मालिकों को। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप है तो पार्टनर को, और कंपनी है तो शेयर होल्डर को। इनको क्या डिवाइड हो जाता है? प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑनर, यानी जो भी प्रॉफिट होता है लास्ट में वो किसका होता है? ऑनर का। तो यहां पे ये जो बात कर रहे हैं, यहां पे जो बात हो रहा है शेयर होल्डर वेल्थ, कहने का मतलब ये किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि कंपनी के केस में शेयर होल्डर उसका मालिक होता है और जो भी पैसा होता है वो शेयर होल्डर का होता है। अच्छा, यहाँ पे दो बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोल रहा, यहाँ पे वेल्थ का बात कर रहा है। आपको पता है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड के रूप में बांट दे पार्टनर को। हो सकता है उसमें से वो कुछ पैसे क्या कर लेते हैं? रिटेन करते हैं, जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अगर कोई कंपनी रिटेन्ड अर्निंग भी कर रही है, यानी प्रॉफिट को रिटेन कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका नेटवर्थ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्थ कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आज एक
मैंने किसी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 10 रुपये हुआ और मान लीजिए ये जो 10 रुपया कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर मेरे शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110, यानी नेटवर्थ मेरा बढ़ रहा है, यानी वेल्थ बढ़ रहा है। तो यहीं पे इसीलिए बात करें शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, विच इज रेफर्ड टू एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। बहुत डिटेल में क्लास होगा, ठीक है, किसी भी हर वर्ड पे फोकस किया जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर is linked to the three basic financial decision which you will study a little later। बोल रहा है कि जो कंपनी का शेयर का प्राइस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपनी ये जो 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन लेती है वो भी कंपनी के मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और वो आगे आएगा, हम देखेंगे। दिस इज बिकॉज अ कंपनीज फंड This is because a company's fund belong to the shareholder, and the manner in which they are invested and the return earned by them determines the market value of the price। यानी कि कहने का मतलब कि कंपनी जो पैसा लगाती है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करती है, उसको जितना बेहतर तरीके से करेगी उतना ही वो प्रॉफिट कमाएगी, और जितना वो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी का जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो बढ़ेगा। इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इंक्रीजेस इफ द बेनिफिट फ्रॉम द, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो लर्न कर जाइएगा या उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस इफ द बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस एम्स एट ensuring that each decision is efficient and adds some value। सारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, उसमें मेन मोटिव क्या होता है कि जो पैसा है वो इफिशियंटली यूटिलाइज हो, और जो पैसा आ रहा है वो भी इफिशियंटली आए, यानी कम कॉस्ट से आए। ऑल फाइनेंशियल एम्स एट इंश्योरिंग सच वैल्यू एडिशंस टेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस। इन सभी से क्या होता है, मार्केट प्राइस of the share increase करता है। Therefore, those financial decisions are taken which will ultimately prove gainful from the point of view of the shareholder। तो कंपनी नॉर्मली वही डिसीजन लेती है जिससे कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर का मार्केट प्राइस या वेल्थ बढ़े। Those decisions which result in decline in the share prices are poor financial decision। अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन हुआ जिसकी वजह से शेयर प्राइस में डिक्रीमेंट आ रहा है तो वो एक गलत डिसीजन है। Thus, we can say that the objective of financial management is to maximize the current price of the equity share of the company or to maximize the wealth of the owner of the price, that is the shareholder। ये भी आप लर्न कर जाइएगा यहाँ तक। ठीक है, कि the objective of financial management is to maximize the current price of the equity share of the company or to maximize the wealth of the owner of the company, that is the shareholder। Therefore, when a decision is taken about investment in a new machinery, the aim of financial management is to ensure that the benefit from the investment exceeds the cost so that some value addition takes place। सिंपल यही बात बोल रहा है कि सपोज करिए कंपनी अगर कोई नया मशीन खरीद रही है तो उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट होगा, और कुछ पैसा इन्वेस्ट होगा तो कंपनी जरूर ये फोकस करती कि उस मशीन को खरीदने से इन फ्यूचर कंपनी का सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी ओवरऑल ये एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी को कॉस्ट जो इनकर हो रहा है और उस कॉस्ट की वजह से इनकर होने की वजह से जो फर्दर बेनिफिट आएगा वो ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली व्हेन फाइनेंस इज प्रोक्योर्ड द एम इज टू रिड्यूस द कॉस्ट सो दैट द वैल्यू एडिशन इज इवन हायर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये चैप्टर कहीं ना कहीं दो ही चीज पे घूमेगा, क्या कि जो पैसा आ रहा है वो सस्ता हो और जो जा रहा है वो वहां से जो हम इन्वेस्ट करें वहां से जो रिटर्न है वो भी ज्यादा हो। तो यहीं पे ये भी फोकस कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इन ऑल फाइनेंशियल डिसीजन मेजर और माइनर द अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव दैट गाइड्स द डिसीजन मेकिंग इज दैट सम वैल्यू एडिशन शुड टेक प्लेस। ठीक है, यानी वैल्यू एडिशन कहने का मतलब कि अल्टीमेटली द शेयर होल्डर्स वेल्थ शुड इंक्रीज और द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर शुड इंक्रीज। ऑल दोज एवेन्यूज ऑफ investment mode of financing ways of handling various component of working capital must be identified, which will ultimately lead to an increase in the price of the equity shares। It can happen through efficient decision making is efficient if out of various available
ऑल्टरनेटिव द बेस्ट इज सिलेक्टेड। डिसीजन किस चीज को बोलते हैं? जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिसीजन वहीं पे होता है जहां ऑप्शन होता है। और डिसाइड ये नहीं करना होता कि कौन सा मैं खराब कौन सा डिसाइड करूं। नॉर्मली डिसीजन में हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी जो मेरे लिए फायदा हो। तो डिसीजन को बढ़िया कब बोलेंगे? जब ऑल आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव द बेस्ट इज सिलेक्टेड, दैट डिसीजन इज कॉल्ड एज इफिशिएंट और गुड डिसीजन। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। अब ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए पहले फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर इशू relating to the financial operations of a firm, corresponding to 3 questions of investment, financing and dividend decision. In a financial context, it means the selection of best financing alternative or best investment alternative. The finance function therefore is concerned with 3 broad decisions which are explained below. यानी ओवरऑल देखिए, ओवरऑल होता क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन है, यानी पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, और पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है, इसमें मेन एम क्या होगा हमारा? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें 3 डिसीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें फाइनेंशियल डिसीजन में हम 3 डिसीजन पढ़ेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन, ठीक है? ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में डिफरेंस है। फाइनेंशियल डिसीजन ओवरऑल एक हेड है, इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है? उसमें एक है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। A firm's resources are scarce in comparison to the uses to which they can be put. यानी कंपनी के पास, किसी भी बिजनेस के पास, बिजनेस एंटिटी के पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्कार्स होते हैं एज कंपेयर टू देयर नीड। यानी जितना जरूरत है हमेशा उससे कम ही होगा, कितना भी हो जाएगा उससे कम ही रहेगा, ठीक है? A firm therefore has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return for their investor. इसीलिए कंपनी को वो रिसोर्स कहने का मतलब सिंपल अभी पैसा समझिए, यानी कि कंपनी को के पास जितने भी अपॉर्चुनिटी हैं इन्वेस्ट करने के, उससे कम ही पैसा उसके पास होता है। और कंपनी को हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जुडिशियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि आउट ऑफ दोज अल्टरनेटिव द कंपनी नीड टू चूज as to where the company want to invest its available resources, ठीक है? so that they are able to, और वो कौन सा चूज करेंगी? वही जिससे कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, यानी जिससे सबसे ज्यादा पैसा वो कमा पाए। The investment decision therefore relates to how the firm's funds are invested. The investment decision therefore relates to how the firm's funds are invested in different assets, ठीक है? इसीलिए या मतलब कंपनी इन्वेस्ट करने का मतलब सिंपल यही नहीं होता शेयर बाय करना या गोल्ड में इन्वेस्ट करना। कंपनी अगर कोई फिक्स्ड एसेट भी खरीद रही है, वहां उसको भी इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि थ्रू दैट फिक्स्ड एसेट कंपनी विल ऑपरेट इट्स बिजनेस, एंड थ्रू ऑपरेशन इट विल मेक सेल्स, एंड थ्रू सेल इट विल अर्न अल्टीमेटली प्रॉफिट। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसमें से मैं आपको हाईलाइट करवा दे रहा हूँ जो कि आपको क्या याद करना है, ठीक है? हाँ, ये है अ फर्म्स रिसोर्सेस आर स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूजेस टू विच दे कैन बी पुट, ठीक है? अ फर्म देयरफॉर हैज टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट these resources so that they are able to earn the highest possible return for देयर इन्वेस्टर। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, ये जो फुल स्टॉप से पहले वाले वर्डिंग्स है ना, उसको काट के और सीधे यहाँ पे कर सकते हैं कि अ फर्म हैज
scarce resources as compared to their need. ठीक है, so yeah, therefore has to choose where to invest these resources so that they are, ऐसे करके मतलब यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक, अब आगे देखते हैं, ये भी लर्न हो ही जाएगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. A long-term investment decision is also called as capital busting. लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग भी बोलते हैं. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंसेस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. ठीक है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको. ठीक है, अभी पहले पढ़ लेते हैं. वो जो भी मैंने हाईलाइट कर दिया उसको लर्न कर जाइएगा. ठीक है, ठीक है, ये भी मैंने कि इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम है कैपिटल बस्टिंग. कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. यानी इसमें जो पैसा लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट में तो कंपनी का अल्टीमेटली क्या लगना है? पैसा लगना है. तो जो लॉन्ग टर्म वाला होता है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि उससे या तो रिटर्न, यानी कि या तो उससे बेनिफिट या उससे पैसा वापस लॉन्ग टर्म पे आएगा. फॉर एग्जांपल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीनरी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, or acquiring a new fixed asset or opening a new branch etc. These all belongs to long-term decision making, that is capital busting decisions. एक सेकेंड, थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजन बढ़ गया होगा, उसको मैं दूर कर देता हूँ. पहले सबसे पहले हमने क्या देखा ये. ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन तीन पार्ट्स में हो गया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन और फिर डिविडेंड डिसीजन. इसके आगे अब हम क्या देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी दो टाइप का डिसीजन होता है. पहला हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन और दूसरा हो गया हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन. ठीक है, लॉन्ग टर्म, इसमें जो पैसा कमिट होगा, कमिटिंग द फाइनेंस फॉर more than 1 year. For example, buying fixed asset. कमिटिंग कहने का मतलब या वहां पे जो पैसा लग जाए उससे या तो वो सामान बिकने के बाद जो पैसा वापस आए, या उसको यूज करने से जो कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है वो मोर देन 1 ईयर मिले. फॉर एग्जांपल, बाइंग फिक्स्ड एसेट, या कंपनी ने ओपनिंग न्यू ब्रांच, these are example of long term decision making. और ये long term decision, long term investment decision बोले, और ये short term investment decision. पहला वीडियो हमने छोटा ही डाला था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही लंबा जाएगा, डेढ़ घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा. ठीक है, यानी जो 30 मिनट पहले वीडियो का टाइम है वो इसमें मैं कवर करूंगा, ताकि कि 4 से 5 ही मैक्सिमम फॉर इस चैप्टर से वीडियो आए. ठीक, आगे देखते हैं. तो ये जो मैंने हाईलाइट किया उसको आप लर्न कर लीजिएगा. दिस डिसीजन आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी. याद करिएगा, ये क्या अफेक्ट करते हैं? अर्निंग कैपेसिटी. ये अल्टीमेटली क्या अफेक्ट करेगा? ये तो एग्जांपल हो गया. इट अफेक्ट्स, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट अफेक्ट्स अर्निंग कैपेसिटी इन लॉन्ग टर्म. यानी लॉन्ग रन में क्या होता है, ये अफेक्ट करेगा अर्निंग कैपेसिटी. ये सब याद करिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस डिसीजन आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेसेस सिंस दे affect the earning capacity in long run. The size of the asset, profitability and competitiveness all are affected by capital busting decision. ये सब affect होता है. Moreover, these decisions normally involve huge amount. क्या amount? Huge amount invest करना पड़ता है. और ये जो सबसे बड़ा फीचर होता है irreversible, यानी एक बार ये डिसीजन लेने के बाद वो
इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब कि एक बार ले लिया तो फिर उसके साथ बैकफुट पे नहीं आ सकते, यानी वापस नहीं हो सकता, और हो सकता है वापस हो भी जाए, लेकिन बाय इंकरिंग ह्यूज कॉस्ट। सपोज करिए अगर किसी कंपनी ने एक ब्रांच ओपन करना है, ओपन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए अच्छा ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब एक बार ब्रांच ओपन करने के बाद कंपनी, नॉर्मली बहुत रेयरली ही होता है, अगर कंपनी सही चल रही है तो ब्रांच वो बहुत रेयरली ही अपना क्लोज करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, और अगर वो करना भी चाहे, यानी उसको बेच के और पैसा वापस, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा या ह्यूज कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स ऑफ लॉन्ग टर्म investing decision में आ सकता है। Therefore, once made, it is often almost impossible for a business to wriggle out of such decision. Therefore, they need to be taken with utmost care. This decision must be taken by those who understand them comprehensively. A bad capital busting decision normally has the capacity to severely damage the financial fortune of the business. यानी देखो, कंपनी का अगर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन अगर गलत हो गया, तो कंपनी को बहुत ये मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए भी वो धब्बा रहेगा, यानी उसका इफेक्ट उसको पड़ता रहेगा, यानी उससे उबार पाना उसको मुश्किल हो जाएगा। उबार तो लेगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। एज ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व इन कैपिटल बस्टिंग। अगर किसी कंपनी ने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिया तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया। अगर उस कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पाया, यानी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से इतना रिटर्न आ जाएगा, अगर नहीं आया तो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस होगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। इसीलिए उस सीवियरली डैमेज कर देता है फाइनेंशियल फॉर्चून को। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सम अप करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा? कमिटिंग द फाइनेंस फॉर मोर देन वन ईयर। ठीक है, for example buying fixed asset या opening new branch. It affects the earning capacity. अब इसका फीचर लिख देते हैं। It affects the earning capacity in long run. फिर huge amount involved irreversible decision, यानी कि कंपनी एक बार ले लिया इसने डिसीजन तो वो रिवर्स कर पाना मुश्किल है। ठीक है, ये सब इसका फीचर हो गया। अब अगला जो हम करेंगे वो है अच्छा, इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस आगे क्या प्रॉफिट कमाएगी इस डिसीजन पे निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि मेन जो मोटिव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने का, वो कहीं ना कहीं उससे रिटर्न कमाना ही होता है। अब जो दूसरा है वो हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो दूसरा नाम है वो है, इसका दूसरा नाम क्या था नहीं लिखा हमने, ये कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अदर नेम इसका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल decisions are concerned with about the level of cash, inventory and receivable. ये किस चीज से कंसर्न है याद कर लीजिएगा, लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर अकाउंट्स के टर्म में बोले तो करेंट एसेट माइनस
करेंट लायबिलिटी, यानी कि ये शॉर्ट टर्म रिलेटेड बात करता है, ठीक है। यानी कि कंपनी के पास कितना कैश होना चाहिए, कंपनी के पास कितना इन्वेंट्री होना चाहिए कब, ठीक है। और फिर कंपनी के पास रिसीवेबल, यानी कि जैसे इसमें आप सिंपली ये नहीं बोल सकते, इसमें ये समझिए आप कि कंपनी के पास इन्वेंट्री का मतलब क्या, कि कंपनी के पास उतना ही इन्वेंट्री हो जितना सेल हो जाए, यानी जैसे ही सेल करने के लिए इन्वेंट्री कम पड़ा, मतलब कम नहीं, खत्म हो गया, उसी टाइम अवेलेबल हो जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपनी इन्वेंट्री खरीद अपने फैक्ट्री में स्टॉक अप कर रही है, तो फिर उस स्टॉकिंग पे उसको कुछ पैसा खर्च करना पड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कि कंपनी के पास जैसी ऑर्डर है वैसी इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाए, ठीक है। लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी कंपनी कि टू अचीव सच सिचुएशन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी मिनिमम इन्वेंट्री होना चाहिए कंपनी के पास। वैसे ही रिसीवेबल्स में क्या होना चाहिए कि जो आपके डेटर और बिल्स रिसीवेबल है वहां से टाइमली आपको पेमेंट आ जाए, यानी किसको किस डेटर को किस बिल्स रिसीवेबल को कितना क्रेडिट पीरियड देना है, ये सब रिसीवेबल मैनेजमेंट। वही लेवल ऑफ कैश का मतलब कि कंपनी के पास ज्यादा आइडल कैश नहीं पड़ना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए और कम भी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और पता चले कि कैश ही नहीं है। तो ये सब किस चीज में बात होता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन मेकिंग में। तो ये मेनली किस किस चीज से बात करता है, कैश लेवल मैनेज करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक। आगे देखते हैं, दिस डिसीजन अफेक्ट दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो बात हुआ था, ये क्या इफेक्ट करता है हमारा, बहुत जबरदस्त डिफरेंस होता है। आगे डिफरेंस पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या डिफरेंस है। तो लॉन्ग टर्म इट अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी, और शॉर्ट टर्म दिस डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये किस चीज पे इफेक्ट डालता है, हमारे इफेक्ट्स it affects day to day working of the business, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं, एक तो देखिए 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करिएगा। एक तो मैं सिंपल अंडरलाइन कर रहा हूं, वो हो गया, ठीक है, ओके ओके, आपको ध्यान से पढ़ना है। जो मैंने ये कर दिया, यानी कि हाईलाइट कर दिया, उसको आपको लर्न भी करना। और तीसरा, अगर मैंने लिख भी दिया तो वो तो आपके अंदर बस जाना चाहिए, यानी आपके जीन्स में आ जाना चाहिए, ठीक। आगे पढ़ते हैं, दिस अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेहतर कब होगा, जब वो सब मैनेजमेंट बेहतर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ले या ना ले, किसी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को करे या ना करे, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स सोचने पड़ते हैं, तो अब आगे हम देखेंगे। A number of projects are often available to a business to invest in, but each project has to be evaluated carefully, and depending upon the returns, a particular project is either selected or rejected. देखिए, कोई भी किसी भी चीज का डिसीजन जब लेते हैं, तो एक अगर फैक्टर होता किसी भी डिसीजन के लिए लेने के लिए, तो वो तो कोई भी ले लेता, लेकिन होता क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो अब ये देखना कि आपके केस में कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। आउट ऑफ द वेरियस अवेलेबल फैक्टर्स, we need to analyze those factors which will affect the business, ठीक है। तो if
if there is only one project, its viability in terms of rate of return, which is investment, and its comparability with the industry's average is seen. ठीक है. There are certain factors which affect capital busting decision. अब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द फैक्टर्स which affect capital busting decision. हेडिंग 100% ये याद करिएगा जो इन्होंने लिखा है. हेडिंग में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वही लिखिएगा. बस अंदर का जो कंटेंट है वो आप अपने वर्ड से में बना लीजिएगा और मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करूंगा. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. When a company takes an investment decision involving huge amount, it expects to generate some cash flow over a period. These cash flow are in form of series of cash receipt and payments over the life of the investment. The amount of this cash flow should be carefully analyzed before considering a capital busting decision. इसमें सिंपल सा ये बात बोल रहा है कि कंपनी जब कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन करती है तो उसमें बहुत ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. यानी कि कंपनी एक बार वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके पास पैसे का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है. तो इसीलिए कंपनी को ये करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि वो जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो पैसा आएगा, या तो पैसा आएगा या उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो किस इंटरवल पे आ रहा है. क्योंकि हो सकता है कि कंपनी कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो जाए कि एक बार उसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगा देने के बाद उसके पास पैसे का कमी पड़ जाए. तो उससे पैसा जो फ्लो हो रहा है, यानी पैसा जो वापस आ रहा है, या तो पैसा सीधे आ जाए या उसके थ्रू, बेनिफिट के थ्रू सेल बढ़ जाएगा, ये भी एक रिसीट ही हो जाएगा. ठीक है. दूसरा द रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न में सिंपल यही बात करेगा कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे रिटर्न कितना आएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. आप अगर किसी से सिंपल भी पूछेंगे कि बताओ कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो एक ही फैक्टर बताएगा, रेट ऑफ रिटर्न. पूछेगा कि वहां से कितना पैसा कमाओगे, यानी प्रॉफिट या इंटरेस्ट या डिविडेंड, किसी भी चीज के फॉर्म में आप कितना वहां से पैसा कमाओगे, तो वो बोलेगा कि उसी हिसाब से आप क्या कर दो, इन्वेस्ट करो या ना करो. ठीक है. यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर इज द मोस्ट क्रूशियल वन और इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. आगे देखते हैं. The most important criteria is the rate of return of the project. These calculations are based on the expected return from each proposal and the assessment of the risk involved. Suppose there are two projects A and B with the same risk involved with a rate of return of 10% and 12% respectively, then under normal circumstances project B should be selected. अब एक बात बताइए, जहां भी रिटर्न का बात आएगा, रिटर्न कितना मिलेगा, वहां से एक चीज एसोसिएटेड होगा, वो है रिस्क. यानी कि रिटर्न कितना है वो भी देखिए, लेकिन साथ में रिस्क क्या दे रहा है वो भी देखिए. यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है. मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ. एक तो आप बैंक में डाल दीजिए, 8% एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. दूसरा एक काम करिए, मुझे ही पैसा दे दीजिए, और मैं वैसा आदमी हूँ कि आज तक किसी से पैसा लेने के बाद वापस मैंने नहीं दिया है, और बल्कि आपको मैं 8% नहीं, आपको तो मैं 800% रिटर्न दूंगा. तो बताइए आप कौन सा डिसीजन लेंगे? आप ऑब्वियस सी बात है कि पैसा मुझे नहीं देंगे, आप बैंक में ही देना पसंद करेंगे. ऑल्दो द रेट रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज लोअर एज कंपेयर टू गिविंग द मनी टू मी. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्क फैक्टर को तवज्जो दिया. यानी एज्यूमिंग रिस्क इज इक्वल, अगर रिटर्न ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, तो हम उस प्रोजेक्ट में, उस अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करेंगे. यानी यहाँ पे अगर आप सिंपल देखें तो हर फैक्टर को आप सेपरेटली ही देखेंगे. आगे देखेंगे हम, एक रिस्क भी एक फैक्टर होगा. ठीक है. तो रिटर्न और रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ही एसोसिएटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात कर लिया. ठीक है. आगे बात करते हैं. द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. द decision to invest in a particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, cash flow and rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital busting technique. These techniques are applied to each proposal before selecting particular project. यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें आप कैलकुलेशन करने में किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो नहीं करोगे. फिर या तो इंटरेस्ट रेट, यानी आपका फोकस इंटरेस्ट रेट पे है,
कैश फ्लो यानी कैश फ्लो, यहाँ पे आपका फोकस क्या हो गया कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जो इनफ्लो आएगा यानी कैश फिर वापस आएगा, वो कैश अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उस टाइम ये होगा। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगला आप बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी हमारा बात हुआ था कि फाइनेंशियल डिसीजन में 3 होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट वो हो गया हमारा। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ये शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कंपनी जो होती है, अभी मैंने बात किया कि कंपनी का फॉर्मेट क्या होता है। किसी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को करने के लिए या तो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, या पार्टनरशिप हो सकता है, या कंपनी हो सकता है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे मेनली कंपनी के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ठीक है। थोड़ा बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। जो कंपनीज होती हैं, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी कैसे शुरू होती है? कंपनी शुरू करने के लिए पहले तो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जिनको कि कंपनी ओपन करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। मान के चलिए कि कंपनी, इनके पास बहुत पैसा है, सभी ने पैसा लगाया, मान लो 1 करोड़, ये हो गया 5 करोड़। लेकिन जो इनके दिमाग में जो चीज रन कर रहा था, यानी माइंड में जो इनके चल रहा था, माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है, माइंड में जो सोच रहे थे उस हिसाब से जो ओवरऑल इनको पैसा चाहिए था वो चाहिए था 1000 करोड़, यानी ख्वाब उनका बहुत बड़ा था। तो वो एक कहावत है ना कि आप जो सोचते हैं वो पूरा आप कर सकते हैं, बशर्ते कि किस शिद्दत से आप सोच रहे हो, किस शिद्दत से उस सोच को क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो उनका यहाँ पे था 1000 करोड़ का डिमांड था। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने बुलाया, रेस कर दिया पब्लिक इशू। अभी मैं सिंपल समझा रहा हूं, यानी कि बहुत छोटे छोटे लोगों से सबको बोला कि मैं, और इनको जब ये बोलेंगे, बहुत छोटे छोटे लोगों को इनको पैसा इनसे ले लिया इन्होंने, ठीक है। पैसा तो ले लिया इन्होंने पब्लिक इश्यू के थ्रू, और अपना जो डिमांड था 1000 करोड़ का वो भी इन्होंने पूरा कर लिया कैसे भी, ठीक है। अब बताइए, जो ये बाकी पैसा आया इनके पास 9,995 करोड़, वो और भी इनके पास ऑप्शन था कि यहां ना जाके ये, इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि बैंक से लोन ले ले। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहाँ पब्लिक इशू शेयर का, मान लो यहाँ पे किया था, ये डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। यानी देयर आर मेनी मोड्स थ्रू विच कंपनी कैन फाइनेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बातें हम कहाँ करेंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन में, यानी कंपनी को जो पैसा चाहिए वो उसको कहाँ से लेना चाहिए। अगर सिंपल बात किया जाए तो फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी को सीधे, कोई आपसे भी अगर पूछा जाए आप पैसा कहाँ से लोगे, वहीं से जहाँ से उसको सस्ता पड़ेगा। तो ये सिचुएशन बेस्ड होता है, ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सस्ता वो सस्ता। पहला तो कंपनी का कुछ फैक्टर होगा और ओवरऑल फैक्टर होगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जहां से पैसा रेस करना, उसका क्या फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी बातें करते हैं कि कंपनी जब कोई खुलती है ना, कंपनी के पास कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो कंपनी को चाहिए था 1000 करोड़ चलाने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, लेकिन इनके पास था 5 करोड़। यहाँ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, बस आपका जो माइंड सोच रहा है उसमें कितना क्रिएटिविटी है और कितना प्रैक्टिकलिटी है, यानी कि उसको जो आप सोच रहे हैं वो अगर सही में हकीकत में हो गया, अगर उसमें पोटेंशियल है, तो लोग पैसा देने के लिए तैयार है। आप बस अपना आइडिया बताइए। तो इसी आइडिया के थ्रू इन्होंने 995 करोड़ रेज कर लिया। यानी कंपनी के पास कुछ नहीं होता। कंपनी को छोड़िए आप, जो स्टार्टिंग में आइडिया लगाते हैं, जिनको अल्टीमेटली हम बोलते हैं प्रोमोटर,
इनका भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा होता, इनका बस मेन क्या होता है, आइडिया होता है। वो आइडिया ये प्रोस्पेक्टस यानी एक एक आप बोलिए एक डायरी में लिख के और सबको दिखा देते कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, उस हिसाब से अगर उस पर फेथ आ गया तो ये लोग क्या कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं। यानी कंपनी के पास अपना कुछ नहीं होता, कंपनी सीधा सा काम करती है। ये अगर कंपनी है, कंपनी बाहर से पैसा लेती है और उनको कुछ रिटर्न में दे देती है, उसी पैसे को लगाती है, उससे रिटर्न कमाती है। बीच वाला मार्जिन क्या हो गया, इसका प्रॉफिट। ठीक, एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन। द फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंसेस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस long-term sources. Short-term sources are studied under working capital management. मेनली यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म सोर्स से ही बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्स से ही जो पैसा आता है वही कंपनी अल्टीमेटली लगाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म का आ गया, देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में ही लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर जब लॉन्ग टर्म से पैसा रेज किया तो उसको वापस कब देना, बहुत टाइम बाद देना है। और लॉन्ग टर्म में जब पैसा लगाएंगे वहां से भी जो रिटर्न आएगा वो भी रिटर्न आने में टाइम होगा, तो ये दोनों मैच हो जाएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्स सोर्सेस हैं जहां से आप फंड रेज करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, जो बेस्ट होगा यानी कि जो सबसे सस्ता होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो आप करेंगे। The main source of funds for firms are shareholder fund and borrowed fund. दो तरह का फंड होता है, पहला शेयर होल्डर यानी मालिक जो देंगे, और दूसरा बोरोड फंड। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे उधर भी। ठीक, द शेयर होल्डर फंड रेफर टू द इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर में दो चीज, शेयर होल्डर में दो चीज आता है, पहला इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर भी होता है, और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो शेयर होल्डर को ना बांट के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सॉरी उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, उसको रिटेन अर्निंग अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। दूसरा हो गया बोरोड फंड, यानी उधार लिया कंपनी ने। ठीक है, ऊपर भी बोरोड फंड में भी उधार ही ले लिया, क्योंकि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर होता है, तो यहाँ पे भी उधार, लेकिन अपनों से उधार ले रहा है इक्विटी के केस में। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के केस में, लेकिन बोरोड फंड के केस में बाहरी से उधार लेना है। बोरोड फंड रेफर्स टू द फाइनेंशियल रेज थ्रू डिबेंचर्स। किससे, पहला डिबेंचर हो सकता है, अदर फॉर्म्स ऑफ डेट, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले लिया, डिपॉजिट ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट। अ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम आइदर सोर्सेज। यानी कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कितना बोरोड फंड हो, कितना शेयर होल्डर्स फंड हो। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और बात बता देता हूं। अगर इतना ही इजी होता, इतना भी ये इजी नहीं है। अगर आप सीधे सोर्सेस ऑफ फंड, यानी अगर आप सीधे सोर्सेस ऑफ फंड का बात करें तो मेनली दो सोर्स है। पहले सोर्स को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, फिर बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में जो मेन होता है वो होता है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग, ये लोग कौन होते हैं, मालिक होते हैं मेन। बोरोड फंड यानी बाहर से कोई लोन ले लिया, डिबेंचर भी एक तरह से क्या होगा, लोन होगा। फिर बैंक से लोन ले सकते हैं, या पब्लिक से एक डिपॉजिट भी, पब्लिक डिपॉजिट भी हो सकता है। ठीक है, होता क्या है कि कंपनी चूज कैसे करती है, ऐसे सीधे सीधे नहीं चूज कर सकते। दोनों का अपना अपना फीचर है, चाहे वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड हो, चाहे हमारा बोरोड फंड हो। शेयर होल्डर फंड के केस में क्या होता है कि इसको जो हम इसमें कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता, यानी कि जो आप इक्विटी शेयर्स पे जो शेयर लेंगे उस पे जो डिविडेंड देंगे जरूरी नहीं है कि आपको देना है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अल्टीमेटली किसको मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अच्छा बोरोड फंड में क्या होता है, इसमें आपको पैसा देना, कॉस्ट जो देना, कॉस्ट ऑफ सच फंड आपको पे करना कंपलसरी है।
यानी कि आप सीधे बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो सारे कॉस्ट है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने फंडामेंटल वाले में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये क्या हो सकता, ये बोल सकते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये कब देना है मेरा, ये इन केस ऑफ आइदर कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस, बोरोड फंड पे हमको कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। लेकिन यानी कॉस्ट इंकर करने का मतलब कि जो पैसा आया उसको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये नॉर्मली कंपनीज कब देती है, जब प्रॉफिट में होते हैं। और प्रॉफिट में भी होती हैं तो जरूरी नहीं है कि दे ही दे, हो सकता है कि कंपनी उस पैसे को रख के रिटेन अर्निंग के रूप में फिर से इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फाइनेंसिंग डिसीजन इनको करना है। Likewise, the borrowed fund have to be repaid after a fixed time। ठीक है, दूसरा और क्या फीचर हो सकता है कि शेयर होल्डर को पैसा वापस करना नहीं, और बोरोड फंड में फिर पैसा वापस करना पड़ता है। ठीक है, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि दिस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, यानी कि जो पैसा देना था, चाहे वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, अगर वो पैसा नहीं दिया, ये वाला जो रिस्क है कि डिफॉल्ट कर जाएंगे, उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलेंगे। विच हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द फर्म लाइकली टू हैव इनसफिशिएंट शेयर होल्डर टू मेक दिस फिक्स्ड पेमेंट। ठीक है, शेयर होल्डर फंड ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द रीपेमेंट। शेयर होल्डर फंड में रीपेमेंट का कोई कमिटमेंट नहीं होता है। ठीक है, A firm therefore needs to have a judicious mix of both। इसीलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, दोनों का अपना अपना फीचर है। ठीक है, इन मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन विच मे बी डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, यानी कि कितना कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है वो सोचना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, आगे देखते हैं। The cost of each type of finance has to be estimated. Some sources may be cheaper than other. For example, debt is considered to be cheapest of all the sources। अच्छा, दो चार और बात कर लेते हैं डेट और इक्विटी के केस में। ये है हमारा इक्विटी। अब धीरे धीरे हम टेक्निकलिटीज पे जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये बात करने से पहले एक और चीज बात करता हूँ। कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ा आप समझिए। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी अर्न करती है कुछ इनकम, इसमें से ये क्या करती है, एक्सपेंस करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर। आगे बात करेंगे बिफोर के आगे क्या लिखना है। इसमें से फिर क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और इंटरेस्ट किसको देते हैं, ऑन बोरोड फंड को बोल सकते हैं। यानी कंपनी ने जो बोरोड फंड रेज किया है उस पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलेंगे कुछ, तो इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फिर प्रॉफिट बिफोर, आगे बात करेंगे क्या बोलेंगे। फिर इसमें क्या कंपनी पे कर देती है, टैक्स। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको शॉर्ट में पीबीटी बोलेंगे, इसको शॉर्ट में पीएटी बोलेंगे। ठीक है, फिर ये जो प्रॉफिट होता है इसमें से कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड। और फिर अगर कोई पैसा बच गया उसको बोलेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पूरा आप समझ लेंगे। ठीक, यानी कि अच्छा, जो पहला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों को से पहले इसको बोलेंगे पीबीआईटी। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ठीक है, ये पूरा समझ लीजिएगा, मैं अभी आगे जाके इसको यूज करूंगा। ठीक है,
दो एंगल से सोचिएगा, पहले कंपनी के एंगल से सोचेंगे। कंपनी के लिए दोनों में सस्ता कौन सा पड़ेगा? कंपनी के लिए दोनों में सस्ता पड़ेगा ये, चीपर और कॉस्टली। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट इज कंपल्सरी, ठीक है। लेकिन ये चीप क्यों है? क्योंकि यहां पे डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कुछ अभी और भी मुझे बोलना है, बाद में बोलूंगा, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज देखिए, कहीं ना कहीं जो आपका ये जो आपने जो ये इंटरेस्ट पे किया है, उसने आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। यानी कि अल्टीमेटली आपका क्या होगा? टैक्स डिक्रीज हो गया। यानी अगर टैक्स लायबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप सोचेंगे तो इंटरेस्ट यानी जो बोरोड फंड होता है वो आपके टैक्स को कम कर देता है अल्टीमेटली, एज कंपेयर टू बोरोड फंड। क्योंकि बोरोड फंड किस पे देते हैं? डिविडेंड यहां पे देंगे, यानी यहां पे माइनस हो रहा है। अगर ये डिविडेंड यहां पे जाके माइनस हो जाता तो, सॉरी यहां पे नहीं, ये डिविडेंड अगर आपका यहां से यहां पे जाके माइनस होता तो आपका ओवरऑल ये और भी कम हो जाता और अल्टीमेटली आपका टैक्स और भी कम हो जाता। यानी कि डिविडेंड आपको आपके टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर रहा है, लेकिन ऑन द कंट्रारी इंटरेस्ट आपके टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा है। इसको आगे डिटेल में और भी बात करेंगे, अभी सिंपल यही समझ जाइए क्योंकि जो टैक्स बोरोड फंड पे जो इंटरेस्ट पे करता है उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कम हो जाता है, इसीलिए अल्टीमेटली टैक्स भी कम हो जाता है। लेकिन डिविडेंड आफ्टर टैक्स पे होता है, इसीलिए वो टैक्स पे इफेक्ट नहीं डालते, यानी टैक्स कम नहीं करता। इसीलिए अगर आप टैक्स लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो बोरोड फंड ज्यादा अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा? दूसरा हो जाएगा ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। यानी कि ये टैक्स देने से पहले ही डिडक्ट हो जाता, इट इज नॉट डिडक्टेड बिफोर टैक्स। ये नॉर्मली जो डिविडेंड देते हैं वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, इसीलिए मैं सिंपल ये नहीं लिख रहा हूँ कि इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इट इज नॉट डिडक्टेड बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स जो डिविडेंड देते हैं इक्विटी पे वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता है अगर लॉजिकली टेक्निकली बात करें तो, क्योंकि वो मेरा अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। अब आगे पढ़ते हैं, सोच लीजिए मैं कितना डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली 50 मिनट के आसपास हो गया होगा वीडियो का, अभी हमने दूसरा या तीसरा पेज ही है हमारा। The cost of each type of finance has to be estimated. Some sources may be cheaper than other. For example, debt is considered to be cheapest of all the sources. Debt को cheap माना जाता है, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव से? कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अभी एक और कंफ्यूजन मैं दूंगा थोड़ा, अभी हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो कंपनी के ही पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं, ये है इन्वेस्टर और ये है मेरी कंपनी। ये है मेरी कौन? कंपनी। और ये है जो पैसा लगा रहा है, यानी कि जो पैसा कंपनी में लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइदर डेट या शेयर, यानी डिवेंचर और शेयर, जिस भी फॉर्म में वो लगा रहा है, ठीक है। तो अभी हम जो भी बात करें वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से करें, कंपनी के पर्सपेक्टिव से। आगे देखेंगे कि आगे हम थोड़ा सा इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी बातें करेंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेट इज कंसिडर्ड टू बी चीपेस्ट फॉर ऑल दीज सोर्सेस। क्यों? क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट makes it still cheaper. Associated risk is also different from each sources. Example, it is necessary to pay interest on debt and redeem the principal amount on maturity. ठीक है। There is no such compulsion to pay any dividend on equity share. Equity share को dividend देना कोई compulsion नहीं है। ठीक है। अगर रीपेमेंट के एंगल से देखा जाए तो फिर डेट ज़्यादा, मतलब शेयर, इक्विटी शेयर ज्यादा अच्छा है। दस देयर इज सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट। अगर क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, कि रीपेमेंट टाइमली ना कर पाए। रीपेमेंट करना किसके केस में, बोरोड फंड या शेयर होल्डर फंड? तो बोरोड फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में तो पैसा भी वापस करना कंपल्सन है। कंपल्सन का है इक्विटी शेयर, सॉरी डिबेंचर के केस में, यानी बोरोड फंड के केस में। इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क भी कहाँ है, borrowed fund के केस में है। ठीक है। The overall financial risk depends upon the proportion of debt into total capital. The funds raising exercise also cost something. यानी कि कंपनी जब पैसा लगाती है, कंपनी जब पैसा मतलब मांगती है, लगाती क्या है, पैसा जब मार्केट से लेती है तो उस पैसे को लेने में कॉस्ट इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग, यानी कि कंपनी को अगर आज बोल दिया जाए कि आप शेयर से पैसा लीजिए, तो ऐसा तो है नहीं कि छड़ी घुमाएंगे और पैसा आ जाएगा। इसको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता होगा और उस प्रोसेस में बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है। तो ये वही वाला खर्चा, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट वाला खर्च नहीं है, ये वो वाला खर्चा जो शेयर को इशू करना है, डिवेंचर को इशू करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है। तो द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कॉस्ट समथिंग। इक्विटी शेयर के केस में ज्यादा कॉस्ट हो जाता है और डिवेंचर के केस में कम कॉस्ट होता है। दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज हायर इन केस ऑफ equity shares as compared to debenture. It also must be considered while evaluating different sources. Financing decision is thus concerned with the decision about how much to be raised from which source. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में अल्टीमेटली क्या डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि किस सोर्स से कितना पैसा उठाना है। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक, आगे बात करते हैं। कंपनी करती क्या है, कंपनी करती है ये आगे बात करेंगे, इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ क्या करती है कंपनी। कंपनी पैसा यहाँ से फाइनेंस करती है और इस पैसे को क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कितना देना है और कितना रिटेन करना है, कितना प्रॉफिट देना है, कितना रिटेन करना है, इस ग्राफ से उन्होंने यही समझाया। और ये सारा काम फाइनेंस से रिलेटेड है, इसीलिए फाइनेंस का जो सबसे हीरो होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका काम होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यहाँ पे बात करेंगे कि जो कंपनी को फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि हम जो ये डिसीजन ले रहे हैं वो कौन बन के ले रहे हैं, वो CFO बन के ले रहा है। ठीक है। यानी कंपनी को क्या एंगल से ले रहा है। ठीक। द फाइनेंसिंग डिसीजन आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर, पहला कॉस्ट। फिर से बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है आपको, आप ये याद करिएगा कि ये जो हेडिंग है वो 100% आपको याद होना चाहिए, अंदर खुद ही बना के जरूर लिख लेंगे। कॉस्ट यानी कि जो फंड है, जो पैसा हमने लिया है उस पे क्या रिटर्न में वापस करना है रेगुलरली। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल शेयर को जो डिविडेंड देते हैं और डिवेंचर को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका बात करें। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेस आर डिफरेंट। अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑफर द सोर्स व्हिच इज चीपेस्ट, जो सस्ता है वही बेहतर है। दूसरा रिस्क, यानी जो पैसा हम ले रहे हैं वो कितना रिस्की है। The risk associated with each of the source is different. कौन ज्यादा रिस्की है और कौन कम रिस्क है। तीसरा फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी पैसा उठाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, यानी पैसा लेने के लिए। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव, यानी ज्यादा अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो कम अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था शेयर के केस में ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट है एज कम्पेयर टू डिवेंचर। कैश फ्लो
पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी में जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कितना पैसा रहता है। अगर कंपनी के पास रेगुलर कैश अवेलेबल, सपोज करिए कंपनी ने आज पैसा उठाया और आज उसको इन्वेस्ट किया और ईयरली उसके पास पैसा आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो वही ऑप्शन ऑप्ट करेगी जिसमें रेगुलरली रीपेमेंट करना है, यानी कि बात कर रहे हैं वो फिर बोरोड फंड आप ले लीजिए, क्योंकि बोरोड फंड के केस में आपको पैसा रेगुलरली वापस करना है। अगर कंपनी ने आज इन्वेस्ट किया और पता चले कि उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी जो कोई इनफ्लो जब होगा, कैश फ्लो जो होगा वो 10 ईयर्स लग जाएंगे। इफ कैश फ्लो आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैश फ्लो इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कैश फ्लो है नहीं, यानी पैसा नहीं है, तो फिर पैसा वहीं से लीजिए जिसको वापस नहीं करना पड़ेगा, यानी कोई लायबिलिटी नहीं है। वैसे तो जो है उसी का है, यानी फिर भी लायबिलिटी नहीं बनेगा। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो बोरोड फंड, नहीं अच्छा है तो फिर शेयर होल्डर फंड। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे जो बोरोड फंड लेते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट पे करना है रेगुलरली हर साल, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल आपका एक फिक्स्ड खर्चा हर साल आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट के अलावा और भी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपका ऑलरेडी ज्यादा है तो आप कोशिश करिए कि बोरोड फंड ना लिया जाए, शेयर होल्डर फंड लिया जाए, ठीक है। इफ अ बिजनेस हैज हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी etc, इट मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर और कोई रेगुलर खर्चा मोल ना ले, यानी कि उस केस में उसको शेयर होल्डर फंड में जाना चाहिए। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब आपको पता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, मालिक होता है, और डेट कौन होते हैं, एक आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो जो मालिक, देखिए नॉर्मली क्या चाहिए होता है ना कि लोग क्या सोचते हैं, एकल अधिकार, यानी जो अधिकार बंटवारा हुआ है वो ज्यादा लोगों में डिवाइड ना हो ऑनर से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको एक बिल्डिंग खरीदना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप अकेले खरीदो उसको, यानी अकेले आप ऑनर हो। दूसरा 10 लोग खरीदेंगे मिलकर, यानी 10 मालिक हो गए। तीसरा कि उसी बिल्डिंग को खरीदने के लिए 1000 मालिक हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो होगा हमारा बात होगा डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यानी जितना ज्यादा, अच्छा जो कंपनी होती है उसके मालिक कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी ऑलरेडी इक्विटी है और भी इक्विटी शेयर इशू करेगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑनर क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन उसके पास जो एसेट है वो तो वही रहेगा, यानी कि ओवरऑल कंपनी के कंट्रोल पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कंट्रोल बहुत लोगों के पास चला जाएगा, यानी डाइल्यूट हो जाएगा। तो नॉर्मली बहुत, अगर आपको कंट्रोल कंसिडरेशन देखना है तो फिर आप शेयर ना इशू करके डिवेंचर इशू करें। इशू ऑफ मोर इक्विटी may lead to dilution of management control over the business. Not only management's control but also the shareholders control, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, वो आप भूलिएगा मत, याद करना ये भी और ये भी, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन, कंपनीज अफ्रेड ऑफ टेक ओवर बीड वुड प्रीफर डेट टू इक्विटी। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी का मालिक कौन होता है, वही जिसके पास ज्यादा शेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर आज ये बात करूं कि बताइए रिलायंस का मालिक कौन है, तो आप 1 सेकेंड में बोलेंगे मुकेश अंबानी, ठीक है। कंपनी के पास मान लीजिए 100% जो शेयर्स है, तो कंपनी का अगर आपको मालिक, देखिए कंपनी में कोई भी डिसीजन कैसे होता है, वोटिंग के थ्रू, और वोटिंग में जीतने के लिए क्या चाहिए कि आप बस 51% पे कंट्रोल कर लो, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपने 51% पे, मान लीजिए अगर मिनिमम आपको 51% पे भी कंट्रोल है तो आपके अगेंस्ट वोट कितना जा सकता है, 49, और आप कितने वोट के साथ रहेंगे, 51। यानी कि हमेशा अगर आपको जीतना है तो आप बस 51% पे शेयर आप ले लीजिए और आपका कंट्रोल कितने पे हो जाएगा, 100%, यानी आप वही जो चाहेंगे वही होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें 50 से ज्यादा किसके पास है, मुकेश अंबानी के पास, इसीलिए वो मालिक है।
तो अगर कंपनी को ये डर है, मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू करते गए, कंपनी शेयर इशू करते गए और शेयर लोग खरीदते गए, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के एक के पास 50% से ज्यादा शेयर चला जाए। तो हो सकता है 50% से ज्यादा जाने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो कंपनी का मेन मालिक बन जाएगा, टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब अगर कैपिटल मार्केट का सिचुएशन अच्छा है, अच्छा कहने का मतलब कि शेयर आप अपना शेयर अगर ज्यादा पे भी इशू करेंगे तो इशू हो जाएगा। अभी मैं सब थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। दो तरह का फेज होता है, बुल फेज और बियर फेज। शेयर मार्केट में एक बुल होता है, एक बियर होता है। बुल का मतलब कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, यानी कि महंगा भी चीज खरीदने के लिए लोग तैयार है। और दूसरा होता है हमारा बियर फेज। बियर फेज कहने का मतलब कि सस्ता भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कंपनी जो शेयर मार्केट है बुल फेज में अगर है, तो कंपनी को क्या कर देना चाहिए, महंगा शेयर भी इशू करेगी तो खरीद लेंगे लोग, तो फिर शेयर इशू करना चाहिए। इन केस ऑफ बुल फेज, इफ मार्केट इज ट्रेडिंग बुलिश, देन कंपनी शुड प्रीफर शेयर, क्योंकि महंगा भी बिक जाएगा। लेकिन बेरिश में सस्ता भी नहीं बिकेगा, तो बेरिश में कंपनी को इशू करना चाहिए डिवेंचर और बुलिश में शेयर्स। ठीक है, अगला, द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग। राइजिंग का मतलब बुलिश। मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, हाउएवर डिप्रेस्ड कैपिटल, यानी बियरिश का बात कर रहे हैं। डिप्रेस्ड का मतलब बियरिश कैपिटल मार्केट में इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिफिकल्ट। इन सच सिचुएशन कंपनी शुड ऑफर डिवेंचर। अगला हमारा तीसरा जो था वो डिविडेंड डिसीजन था। वीडियो 1 घंटा क्रॉस कर गया है, अभी बस डिविडेंड डिसीजन को पूरा करने के बाद इस वीडियो को बंद कर देंगे। ठीक, मैं यही सोच रहा हूँ 4 से 5 वीडियो ज़्यादा ना जाए, क्योंकि जितना डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ तो 8 से 10 वीडियो भी चला जाएगा, लेकिन 4 से 5 पे ही उनको कैसे भी पूरा करना है। ठीक है, मैं तो एक एक टॉपिक पे 10-10, 15-15 मिनट या कंट्रोल कंसिडरेशन पे 10-15 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन इतना आपके लिए वैलिड नहीं है। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, पेपर में, एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करना है। ठीक है, अगला है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में सिंपल क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, कंपनी कैसे चलती है, मान लीजिए ये मेरी एक कंपनी है। कंपनी के पास पैसा आया, पैसा लगाया और फिर ये, ठीक है, ये हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी पैसा आया यहां से। ये हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, उसी पैसे को जो वहां से आया था उसको लगा दिया। तो जो हम लोगों ने ये बात किया था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये था फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड में हमने क्या बात किया था, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी इसी में जो इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमने यहीं पे बात कर लिया था। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, एक और बच गया कि कॉस्ट ऑफ फंड। इसको क्या बोलेंगे हम, ये कहीं लिखा नहीं है, वो सिंपल मेरा वर्ड है ये सब। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए आप कॉस्ट ऑफ फंड। अगला हमारा कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड में किस चीज का बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड में बात करेंगे, ये बात करेगा डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जो हमारा फंड आया, इसमें सारा नहीं, मेनली ये कॉस्ट ऑफ फंड रिगार्डिंग जो हम इक्विटी शेयर का बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है कि बोरोड फंड को क्या देना, वो फिक्स है कि उतना ही देना और रेगुलरली आपको देना है। सोचना कहाँ पे है हमको, सोचना है इक्विटी शेयर के केस में, सॉरी मतलब शेयर होल्डर के केस में, शेयर होल्डर फंड के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे सोचना, तो यहाँ पे जो डिसीजन लेंगे वो डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, समझ गए पूरा फ्लो। अब यहाँ पे बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन।
The third important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend. Dividend is that portion of the profit which is distributed to the shareholder. ये आपको already पता है. The decision involved here is how much of the profit earned by the company after paying taxes is to be distributed to the shareholder and how much of this will be retained in the business. यानी कि कितना पैसा, अच्छा एक चीज, कितना पैसा जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे हमने बात किया था कि कंपनी कितना, ये वाला प्रॉफिट और सारा किससे बिलोंग करता है, शेयर होल्डर का है, ठीक है। तो इसमें से कितना डिविडेंड के रूप में उनको दिया जाए और कितना रिटेन करके फिर से री इन्वेस्ट किया जाए, यही जो डिसीजन होगा ये कहाँ पे हम लेंगे, डिविडेंड डिसीजन में, ठीक। तो यही बात। वेल द डिविडेंड कंस्टिट्यूट करेंट इनकम, री इन्वेस्टमेंट ऑफ एज रिटेन्ड अर्निंग, retained earning increases the firm's future earning capacity। और अच्छा वही वाला एग्जांपल कि मान लीजिए 100 अगर आपने इन्वेस्ट किया और फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आपको 10 हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी 110 लगा के 10 नहीं आपको 11 के आसपास देगी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ा देगा, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी बढ़ जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आल्सो इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म सिंस द फर्म डजंट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ रीइन्वेस्टमेंट रिटेन अर्निंग। सपोज करिए अगर कंपनी ने पैसा ले लिया और पैसा फिजूल हुई ऐसा ही पड़ा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को जब भी रिटेन अर्निंग रखना चाहिए जब इसके पास कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है जहां वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। The decision regarding dividend should be taken keeping in view overall objective of maximizing, ये तो आपको शुरू से ही पता है। कोई भी डिसीजन कैसे लेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट, अच्छा ये पढ़ने से पहले एक बार ऊपर ये ग्राफ भी पढ़ लेते हैं। सोर्स कौन है इस पूरे इंफॉर्मेशन का, इकोनॉमिक टाइम्स। सीधे रीडिंग देंगे बस, ठीक। इंडिया इनकॉर्पोरेशन इश्यूज बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड, ठीक है। उसने क्या किया, बोनस शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है कि कंपनी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फ्री में भी कुछ शेयर दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बोनस शेयर कुछ होता नहीं है, ये बस एक बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके एक पॉकेट में 100 रुपया पड़ा था, एक पॉकेट में कितना था, 100 रुपया, वो दे दीजिए मुझे, ठीक है। अब मैं आपको उस 100 का एक नोट पड़ा था, उस नोट के बदले में मैं आपको 2 50 का नोट देख के बोलूंगा ठीक है, ठीक है। तो आप इस चीज से खुश है कि आपको 2 नंबर ऑफ शेयर मिले, लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों का वैल्यू भी उतना ही होगा जो ऑलरेडी आपके पास 100 रुपया था, यानी बेवकूफ बना दिया गया आपको, ठीक है। यानी बोनस शेयर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक कंपनी है इंडिया इनकॉर्पोरेशन, उसके बारे में बात होगा। इशूज, बोनस शेयर इशू किया एंड डिविडेंड। Corporate India has opened its purse string to shareholder with the interim dividend and bonus share। क्या दिया है उन्होंने, इंटरिम डिविडेंड। शॉर्ट टर्म में 2 तरह का डिविडेंड होता है, एक तो साल में नॉर्मली एक बार डिविडेंड जो इनमें मिलेगा उसको फाइनल डिविडेंड बोलेंगे, और जो 1 साल के बीच में भी अगर कोई डिविडेंड इशू हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। आपके काम का ये इंफॉर्मेशन नहीं है। एटलीस्ट 60 कंपनी हैव डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड और अनाउंस प्लान्स टू डू सो इन द first 3 weeks of January। In addition, around 12 companies have announced bonus share issue this month, about 3 times more than January 2006, ठीक है। सिंपल है कि इतना कंपनियों ने इंटरिम डिविडेंड दिए, इतने कंपनियों ने बोनस शेयर इशू किया, ठीक। There are range of things that a company can do for maximizing shareholder value. Dividend is the most direct and simple form of it. Ideally, company need to balance it up between paying cash and building value of the stock for total shareholders return। यहाँ पे सिंपल सा बात ये हो रहा है कि कंपनी को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हर साल का प्रॉफिट रख के री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि अच्छा सिंपल आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, ठीक है, आपका नेटवर्क तो बढ़ेगा, यानी कि आप नेटवर्क तो बढ़ेगा, लेकिन हम आपको अगले 1000 साल तक कोई डिविडेंड नहीं देने वाले, तो आप क्या इन्वेस्ट करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। यानी यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि आइडियली कंपनी नीड टू बैलेंस बिटवीन पेइंग कैश, यानी रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसा उनको वापस देना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द स्टॉक ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न। This trend of dividend and bonus is in synchronization with the good profit being posted by companies. It's a way of
rewarding the shareholder. A number of company have also announced plans of bonus share for their shareholder. Most of the company who have already declared bonus share or announced that they would be taking it up in their next board meeting are small or mid-size company. इंडियन इनकॉर्पोरेशन कहने का मतलब कि इंडिया की जो कंपनी है वो बहुत बोनस शेयर भी इशू कर रही है और बहुत सारे इंटरिम डिविडेंड भी इशू कर रही है. ओवरऑल आप बात समझ गए होंगे क्या ये कहना चाहते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. पहला, अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया है उसी से हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करे. ठीक. दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनी का जो प्रॉफिट कंपनी ने जो कमाया है उसका क्या स्टेबिलिटी है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि इस साल कंपनी ने पैसा कमा लिया और नेक्स्ट ईयर कमाएंगे ही नहीं. ठीक है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग है वो कितना स्टेबल है. स्टेबल होता है तो डिसीजन लेना अच्छा लगता है. मान लीजिए इस साल कंपनी ने, एग्जाम्पल ले ही लेते हैं इसका, मन ही नहीं करता है बिना एग्जाम्पल दिए आगे बढ़ने का. ठीक है, टाइम लग रहा है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जो नॉलेज मिल रहा है वो बहुत अच्छा है. मान लीजिए 2020, 2021, 2022, 2023 आपसे मैं पूछूंगा, कंपनी ने यहाँ पे 500 कमाया, यहाँ पे 50, यहाँ पे -500, यहाँ पे 1000, सारा इंफॉर्मेशन करोड़ में. मतलब एक कंपनी यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी दे सकती है कि कितना डिविडेंड बांटा जाए. ऑल्दो कि इस साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उसको पता है कि नेक्स्ट ईयर उसको पता ही नहीं है कि क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा. तो यहाँ पे एक रीजनेबिलिटी मेंटेन करना पड़ता है कि फ्यूचर में मेरा कम ज्यादा भी हो तो वहां से, सपोज करिए यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, 200 दे देगी डिविडेंड और फिर उसके पास कितना बच जाएगा, यहाँ का 300 रुपये और यहाँ पे 50, 350, फिर नेक्स्ट टाइम भी 200 देने के लिए उसके पास पैसे रहेंगे. ठीक है, यानी स्टेबिलिटी भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि डिविडेंड कितना दे. कंपनी अगर स्टेबल प्रॉफिट अर्न करेगी फिर तो इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा. हर साल 500 करोड़ है, कंपनी 300 करोड़ डिविडेंड दे देगी. लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे ध्यान देना पड़ेगा. अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड. ठीक है, यानी कंपनी का अगर अर्निंग स्टेबल है तो उसको ये प्रॉफिट देने में कोई चिंता नहीं है, नेक्स्ट ईयर का उतना नहीं सोचना है. लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ नेक्स्ट ईयर का भी प्रोविजन लेके आपको चलना पड़ेगा. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड हर साल दे रही है कि इतना दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने एक साल में, इस साल 100 करोड़ दिया, नेक्स्ट ईयर भी 100 करोड़, अगले साल 80 करोड़, तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी आ जाता है ना, अगर मान लीजिए कम हो गया, मान लीजिए अगले साल कंपनी ने डिविडेंड कम दिया, तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कम हो गया. ठीक है, तो कंपनी भी कोशिश करती है कि जो डिविडेंड है वो स्टेबल ही हो, यानी हर साल या तो बढ़े. स्टेबल कहने का मतलब कांस्टेंट ही नहीं, यानी कि अगर इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो कांस्टेंट इंक्रीमेंट भी हो. ठीक है, कंपनी जनरली फॉलो पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर. द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल इज गॉन अप. ठीक है, कब बढ़ाएंगे, जब उनको पता है कि अगले साल, अब आगे आने वाले साल में भी हम ओवरऑल ज्यादा ही कमाएंगे. नॉट जस्ट अर्निंग ऑफ द करेंट ईयर. इन अदर वर्ड, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड. The change in earning is smaller, seem to be temporary. यानी कि कंपनी डिविडेंड में कब चेंज नहीं करती है, जब उसको पता है कि जो इस साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है अगर वो टेम्पोररी है, यानी अगले साल हो या ना हो वो फिक्स नहीं है, तो कंपनी वही डिविडेंड देगी बस. ठीक है, अगला है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. अगर कंपनी को कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, यानी वहां पे पैसा लगा सकता है कहीं और, तो कंपनी क्या कोशिश करती है कि डिविडेंड ना देके रिटेन अर्निंग रख लिया जाए और फिर उस पैसे को रीइन्वेस्ट कर दिया जाए. कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी retain more money out of their earnings so as to finance the required investment. The dividend in growth companies is therefore smaller than that of non-growth company. ठीक है, तो जो कंपनी ग्रोथ स्टेज पे है वो डिविडेंड कम देती है एज कम्पेयर टू नॉन ग्रोथ कंपनी. कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी के पास कैश है, क्योंकि डिविडेंड देने का मतलब कि लोगों को पैसा देना है, और कंपनी डिविडेंड तो अनाउंस कर दी लेकिन कब पता चला कंपनी के पास पैसा ही नहीं था देने के लिए. देखिए प्रॉफिट कंपनी को दो तरह से होता है. एक तो वो प्रॉफिट जो
कैश में रियलाइज हो चुका हो, दूसरा जो कैश में रियलाइज नहीं हुआ। तो कंपनी को डिविडेंड देने से पहले वो प्रॉफिट देखना चाहिए ध्यान में जहां से कैश आ चुका है, कैश में जो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। अ कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट may be short on cash availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend। अगला शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं वो भी जरूरी है। यानी while declaring dividend, management must keep in mind the preference of shareholder in this regard. If the shareholder in general desire that at least a certain amount is to be paid as dividend, the company are likely to declare the same. There are always some shareholder who depend upon a regular income from their investment। देखिए एक्चुअली है क्या, कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर। तो जो वो चाहेगा अल्टीमेटली वही होगा। देखिए कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा जितना भी था इन्वेस्ट कर दिया और उससे जो डिविडेंड आ रहा है उसी से अपना खर्चा चला रहा है। तो ऐसा अगर डिविडेंड है जो कि उसी पे बेस्ड है, ठीक है, तो उनको रेगुलर डिविडेंड देना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, अगर मान लीजिए कि डिविडेंड देने पे अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो फिर कंपनी क्या करेगी, उस डिविडेंड देगी ही नहीं ताकि टैक्स भी बच जाए, ठीक, और उस पैसे को रीइन्वेस्ट कर देगी। The choice between the payment of dividend and retaining the earning is to some extent affected by difference in the tax treatment of dividend and capital gain. If tax on dividend is higher, it is better to pay less by way of dividend। ठीक है, वही जो मैंने बोला, as compared to this, higher dividend may be declared if tax rates are relatively lower, though the dividend are free of tax in the hands of shareholder। ठीक, आगे देखते हैं। A dividend distribution tax is levied on companies। ठीक है, एक अगर कंपनी डिविडेंड पे करे तो उस पर एक टैक्स देना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अगर प्रिवेलिंग है टैक्स सिस्टम में तो फिर कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि कम ही डिविडेंड पे हो ताकि कि टैक्स कम हो। Thus under the present tax policy, shareholder are likely to prefer higher dividend। कुछ मिस किया मैंने। As compared to this, higher dividend may be declared if tax rate, though the dividend are free of tax in the hands of shareholder। अच्छा, अभी टैक्स क्या नहीं है, डिविडेंड पे टैक्स नहीं है, इसलिए बोल रहा है हाई दे दे। ठीक, ऑल्दो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है लेकिन डिविडेंड जो कमाता है उसको टैक्स नहीं देना होता उस पर। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, अगर उस पर ध्यान देना कि स्टॉक मार्केट रिएक्ट क्या करेगा। तो नॉर्मली अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर वो फोकस कर रहे हैं कंपनी का जो प्राइस है शेयर मार्केट में, अगर उस पर फोकस करना है तो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टर इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज गुड न्यूज। View as good news and stock market prices react positively to it. Similarly, a decrease in dividend may be a negative impact on the share prices in the stock market. Thus, the possible impact of dividend policy on the equity share prices is one of the important factors considered by the management while taking a decision about it. Access to capital market. Large and reputed companies generally have easy access to capital and therefore may depend less on retained earning to finance their growth। ये पॉइंट मेरे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। ये सिंपल सा बोल रहा है कि देखिए जो बड़ी कंपनी होती है, देखिए रिटेन्ड अर्निंग कब कर लेते हैं कंपनी, अगर उसको कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा तो रिटेन्ड अर्निंग एक ईजी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो नॉर्मली पैसा इशू करने के लिए थोड़ा स्टॉक मार्केट में पहुंच चाहिए, पहुंच इन द सेंस कि इजीली आप पैसा रेज कर पाए। तो अगर आप उस सिचुएशन में है कि कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट से आप इजीली पैसा रेज कर सकते हैं तो आपको वही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप रिटेन अर्निंग रखिए ही मत, सारा डिविडेंड दे दीजिए और कैपिटल मार्केट से जाके पैसा वापस रीइशू करवा लीजिए। लीगल कंस्ट्रेंट, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट पे आउट ऑफ डिविडेंड, सच प्रोविजन मस्ट बी अडहेयर्ड। अगर लीगली कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि डिविडेंड देना ही है तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, उस चीज़ मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये तो मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, ये वाला मैं प्रीफर नहीं करूँगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट ये वाला देख लीजिएगा, लीगल कंस्ट्रेंट वाला, और तो सब किया ही है मैंने। ठीक है,
कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, अगर कुछ कंट्रैक्ट है, मान लीजिए शेयर होल्डर से पहले ही कंट्रैक्ट हो चुका है कि आपको रेगुलरली डिविडेंड देना है, तो फिर तो आपको देना पड़ेगा। व्हाइल ग्रांटिंग लोन टू अ कंपनी, sometimes the lender may impose certain restriction on the payment of dividend in future। मान लीजिए कि कंपनी ने लोन दिया और लोन लेते टाइम बैंक ने बोला था कि अगर लोन लोगे तो आपको डिविडेंड फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो फिर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई आपने ही कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया तो वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डिविडेंड डजंट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। may impose certain restrictions on the payment of dividend। सपोज करिए अगर कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, तो बैंक क्या कोशिश करेगी कि कंपनी के पास पैसा रहे, यानी कि उस केस में बैंक ब्लॉक करेंगे कि फिर आप डिविडेंड मत पे करिए, तो आपको फिर एडहेर यानी कि उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। यानी कौन सा टॉपिक हमारा खत्म हुआ देख लेते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन पूरा खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग से, ठीक है। तो मैं पूरा यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उससे आपका मार्क्स भी आए और आपका नॉलेज भी बढ़े उस चीज़ से, ठीक है। तो इसलिए मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय।